सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एरिक्सन के बारे में। ठीक है, एरिक्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में छापिए। हम लोग अभी पहले थ्योरी सेक्शन की तरफ चलेंगे। एक और प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य निर्धारित करता है। पहचान बनाम संभव, घनिष्ठता, अलगाव, पहल, परिश्रम, ग्लानि, ये सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ते हैं। इसको छोड़ दिया तो समाज के बारे में सीख ही नहीं पाओगे कि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, क्यों है। उस चीज के बारे में एरिक्सन सबसे बढ़िया बताते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे भी और ज्यादा क्वेश्चंस है। पहले हम थ्योरी सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये मनोसामाजिक सिद्धांत जिसने दिया था वो कौन है? एरिक्सन है। ये है एरिक्सन जी। ठीक है, और इन्होंने स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करा था। साइको मतलब मनो, और सोशल मतलब सामाजिक, और डेवलपमेंट मतलब सिद्धांत। ठीक है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है, अब ये थ्योरी है क्या, कहती क्या है, इसको देखिए। प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन है। एरिक्सन को नव नव्य मतलब नया, ठीक है, नव्य जैसे बोला जाता है ना कि ये आज के गांधी हैं। ठीक है, तो ये आज के फ्रायडवादी कहे जाते हैं, जिनको मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने फ्रायड की भांति ही कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, तो कामुकता जो है उसको इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है। ठीक है, आगे देखेंगे इन्होंने व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति के महत्व को स्वीकार किया है। कहने का मतलब है व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति के महत्व को स्वीकार करना। जैसे आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसमें आपका समाज का कितना रोल है। ठीक है, समाज ने क्या क्या दिया है और समाज से आपने क्या क्या लिया है, उस चीज के बारे में इन्होंने बताया है। तभी तो समाज के बारे में बात करते हैं। अगर आपने हर चीज किताब से ही सीख ली, अपने दादा परदादा से कुछ सीखा ही नहीं, तो आप उस घर में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब जिस समाज में हो उस समाज के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, थोड़े बड़े माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा समाज ही गायब कर दिया आपने। ठीक है, सभी हिंदी बोल रहे हैं, आप जाकर के वहां पर सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो आप तो वहां पर टिक ही नहीं सकते ना। तो समाज के अंदर भी रहना जरूरी है। तो प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिन्होंने इसके बारे में लिखा था। और उन्होंने इसके बारे में बताया था या स्पष्ट किया था कि मनुष्य केवल जैविक मतलब कि एक शरीर, दो हाथ दो पैर मिल जाने से और दिमाग हो जाने से आप एक अच्छे प्राणी नहीं हो सकते, बल्कि आप एक सामाजिक प्राणी भी हैं। इस चीज को याद रखना है। हम क्या है कि हमारे पास दिमाग है और सारी चीजें हैं, लेकिन हम समाज में हैं। अगर हम समाज से अलग कर दिए जाए तो क्या हम शेर से जीत सकते हैं क्या? अरे एक चींटी से नहीं जीत सकते दोस्त। आप जाओगे ना जब जंगल में अकेले, आप सांप देखोगे तो डर जाओगे। ठीक है, आपको कौवा तक परेशान कर देगा, डंक मार मार करके मार सकता है। क्यों? इंसान कभी भी, अब देखोगे ना, जब भी कहीं लड़ाई भी हो जाती है ना, तो कहते हैं रुक तू, अभी तुझे बताता हूँ। चार दोस्तों को इकट्ठा करना है, तब जाकर के उसको मारना है। क्यों? क्योंकि आप सामाजिक प्राणी अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सामाजिक प्राणी की अगर हम बात करें, इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। और इसीलिए इन्होंने एरिक्सन ने बताया था कि अपने व्यक्तित्व में देखो, अपने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक मनोविकास की कुल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया कि किस किस तरीके की अवस्थाएं होती हैं समाज के अंदर जब हम विकास करते हैं। तो बहुत मजेदार कहीं ना कहीं इन्होंने चीजें बताई थी। इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई जो आप किस अवस्था में है, अभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इनकी पहली अवस्था थी कि विश्वास बनाम अविश्वास का एज बताया इन्होंने कि 1 महीने से लेकर के, जब से जन्म हुआ है वहां से लेकर के 1.5 साल तक का, मतलब 18 महीने तक। ठीक है, 1.5 ईयर मतलब 18 महीने। और इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में अ, कौन होते हैं? बहुत छोटे बच्चे, शैशव अवस्था के तो बच्चे होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, बच्चों को जब बहुत प्यार दिया जाता है, अले अले मेरे बाबू, तो बच्चे के अंदर विश्वास आता है, ट्रस्ट आता है कि हाँ, मैं हूं। ठीक है, अब बच्चे ने सुसु कर दिया, ठीक है, बहुत रो रहा है बच्चा, परेशान है किसी बात पे, तो फिर आप गुस्से में हैं, अरे इसको तुम देखो यार, ये बहुत रो रहा है। बच्चा तो सुन रहा है, बच्चा आपके एक्सप्रेशन को समझ भी रहा है, तो उसके अंदर अविश्वास की भावना भी आ जाती है। तो जब आप उसको प्यार देते हैं, सभी लोग प्यार देते हैं, तो बहुत बच्चा खुश होता है। जब वो रोने लगता है और आपको गुस्सा आता है, तो उसके अंदर जो है अविश्वास की भावना आ जाती है। अब उसको क्या, किस चीज की उम्मीद होती है? होप। उसको चाहिए क्या? एक उम्मीद चाहिए। ठीक है, तो उस उम्मीद को वो डेवलप कर लेता है अपने अंदर कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। वो एक तरीके से उम्मीद को डेवलप करता है और अपने ऊपर वो सारी चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करता है जो समाज को चाहिए। मतलब कि पापा आ गए तो अब रोने की कोशिश नहीं करनी है, वो एक उम्मीद बना लेता है। सारी चीजों को आप समझिए धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जब भी उसको प्यार मिलेगा उसके अंदर विश्वास जगेगा, जब भी प्यार नहीं मिलता है वो अपने आप को अविश्वासी मानता है। ठीक है, ठीक है, उसको समझने ऐसा आ जाता है जैसे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते,
उसका विश्वास जो है कम हो जाता है, उम्मीद जो है कम हो जाती है। तो ये जो एज होती है ना, वो उम्मीद की एज होती है। ठीक है, उम्मीद अच्छा भी हो सकता है और उम्मीद डाउन भी हो सकता है। दूसरी जो एज होती है वो 1.5 साल से लेकर के 3 साल के आसपास होती है। इस एज में बच्चा क्या करता है, ऑटोनॉमी और सेम डाउट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे जो है ना दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे को कपड़ा पहना रहे हो आप, ठीक है, कपड़ा पहनाना, खाना खिलाना, भोजन कराना, ये सारी चीजें जो है ना वो स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि तो निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं खुद से ही खाएं, आप पीछे लगोगे, खा लो बेटा खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं, खा लो खा लो खा लो बेटा खा लो। आप नहीं वो खाना नहीं चाहते, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। जब मन करेगा वो खुद ही मांगेंगे मम्मी खाना दो, लेकिन आप पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, तो जब आप वो खुद से करना चाहते हैं, आप पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, अब माता पिता क्या करते हैं, उसको डांट देते हैं, समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ खाने के लिए ना, क्यों नहीं खा रहा है। तो उसको थोड़ा सा शर्म आ जाता है, इस चीज को लेकर के डाउट आ जाता है, यार क्यों मम्मी पापा ऐसे ही डांट देते हैं मुझे। ठीक है ना, तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जगती है। ठीक है, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होती है किसी भी काम को खुद से करने के लिए, कि मान के चलो कि मम्मी ने मुझे कपड़ा पहनाया और मैं हाथ सही से नहीं रख रहा हूँ, बाजू में हाथ अच्छे से नहीं डाल रहा, पैंट अच्छे से नहीं पहन रहा, तो मम्मी डांट देती है। तो कहता है नहीं भैया, अब हम खुद से ही अपना काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इस एज में बच्चे जो है ना खुद से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से स्वतंत्र होना चाहते हैं, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं, स्टार्ट कर देते हैं सीखना। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, सीखना स्टार्ट करते हैं। ये देखो रियलिटी में होता है कि नहीं होता है, कुछ कुछ बच्चों पर लागू होता है, कुछ कुछ बच्चों पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये मनोसामाजिक के बारे में बताया है एरिक्सन ने, तो पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, तीसरा जो एज बताया इन्होंने वो था 3 से लेकर के 6 वर्ष। ये कौन सी अवस्था होती है, ये आप देखोगे तो 3 से लेकर के 6 वर्ष में खेलने वाली अवस्था हो जाती है, खिलौने से खेलने वाली और थोड़ी बहुत खेलने वाली भी अवस्था होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे जो होते हैं प्रारंभिक, आप बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। इसमें बच्चे जो है कहीं नई नई चीजों को खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ इस चीज को करना चाहिए, इस चीज को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज करना चाहते हैं और वो चीज गलत हो जाती है, तो क्या हो जाता है, उसको मम्मी पापा अपराध मान करके डांटने लगते हैं। मना किया था ना कि खिड़की पर मत चढ़ो, चढ़ गए, गिर गए ना, लग गया ना चोट। इस तरीके के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं बच्चों से, कि पेड़ पर चढ़ना, दरवाजे पर चढ़ना, सोफे से जंप लगाना, ये सारी चीजें कुछ कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं बच्चे। लेकिन उसको डांटने के बाद ना उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वो भाव आ जाता है कि यार ये देखो, ये मुझे बार बार डांट देते हैं पापा, ऐसे कर देते हैं। तो वो गलत और सही को लेकर के एक उसका उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये जो एज बताता है ना, वो पर्पज के बारे में बताता है कि आपका पर्पज क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पर्पज आपका मिल जाता है कि ये काम करने से मुझे अच्छी चीज शाबाशी मिलेगी, ये काम करने से मुझे शाबाशी नहीं मिलेगी, ये गलत कार्य है, नहीं चढ़ना चाहिए, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ठीक है, चौथी जो एज है वो उसको देखेंगे, जो कि 6 से लेकर के 12 साल के बीच में है। ठीक है, 6 से लेकर के 12, जिसको हम लोग बाल्यावस्था कहेंगे। ठीक है, इस एज में क्या होता है, इस एज में क्या होगा बताता हूँ आपको। इस एज में क्या होता है, बच्चे जो है ना, इसको उत्तर बाल्यावस्था की एज भी कह सकते, उत्तर बाल्यावस्था क्या कहेंगे इसको, 6 से लेकर के 12, हाँ उत्तर बाल्यावस्था, मध्य उत्तर दोनों मिक्स है। मध्य बाल्यावस्था जो होता है 6 से 9 होता है, और ये 9 से 12 है। ठीक है, तो 6 से 12 मान लो उत्तर बाल्यावस्था है। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंसी मतलब योग्यता। इसमें बच्चा जो है ना स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है क्लास 1 से, और वहां पर जाकर के परिश्रम करना स्टार्ट कर देता है। स्कूल में परिश्रम होगा ना, आप पढ़ाई में परिश्रम लगता है कि नहीं, मेहनत लगता है ना, तभी तो इंसान पढ़ना नहीं चाहता है। और क्या लगता है सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, और दिमाग बहुत इजीली लगना नहीं चाहता किसी कार्य को करने के लिए, दिमाग हमेशा आराम चाहता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है ना कि परिश्रम करने के लिए जाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं वहां पर जाकर के, क्योंकि क्लास में स्टार्ट हो गया। 6 से लेकर 6वीं क्लास में आप पढ़ोगे तो 7वीं क्लास में फिर सिलेबस चेंज, 8वीं में फिर सिलेबस चेंज, 9वीं में फिर सिलेबस चेंज, पार्ट चेंज, आपको नई नई चीजें सीखनी है, और आपका दिमाग तो लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें आपको नहीं आती है ना, तो आप हीन समझने लगते हो अपने आप को। तो सारा खेल जो होता है ना योग्यता का होता है यहाँ पर। योग्यता, अगर आपने काम अच्छा किया तो आपको अपनी योग्यता पर बहुत गर्व होता है, और अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो आपको अपनी योग्यता पर डाउट होता है। आप चीजें समझ रहे हैं, ये जो चीज होती है ना, ये पर्पज को लेकर के, विल पावर को लेकर के, इच्छा शक्ति को लेकर के, उम्मीद को लेकर के, ये सारी चीजें आपको मैं एक बार समराइज्ड भी कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है इसमें आगे। तो आगे है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। अब ये कौन सी एज है, आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि कौन सी एज है, ये है 12 से 18।
ठीक है। इस एज में बच्चे होते हैं, किस एज में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। इसमें जो है ना ये मतलब कि कौन है, किस लिए हैं, अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जो है बच्चे ना परेशान होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिडेलिटी मतलब कि अपने कर्तव्यों को जानना, सत्य निष्ठा, कर्म निष्ठा, इस चीज को समझना। ठीक है। अपने कार्य को आइडेंटिफाई करना और कहाँ पर उनको कंफ्यूजन है, उन चीजों को दूर करने की जो कोशिश है वो 12 से 18 साल की एज में हो जाती है। ठीक है। तो इस स्थिति में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, जैसे दुविधा होती है। तो पता ही है कि तनाव की अवस्था है ये, तो इसमें बहुत सारे जो जीवन में कंफ्यूजन होगा कि दोस्त हो, प्यार हो, परिवार हो, पढ़ाई हो, क्या होना चाहिए, इसमें बहुत तरीके के कंफ्यूजन है। तो उसी में से आइडेंटिफाई करने की जो अवस्था होती है, ये वाली अवस्था होती है। इसमें दो कंडीशन हो सकता है, बच्चे या तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे या कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, फिडेलिटी मतलब कि कर्म निष्ठा को, कर्म को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये जो एज होती है वो खत्म हो जाती है 18 साल पर जाकर के। 19वीं अब हम बात करें 18 से लेकर के 35, आत्मीयता और अलगाव की स्थिति, जिसमें कि आप देखोगे 18 से 25 इसमें शादी ब्याह की उम्र तो हो ही जाती है, शादी तो हो ही चुकी है। अब ये जो अट्रैक्शन होता है, लव होता है, इस चीज के बारे में यहाँ पर बात होती है। अब लव अट्रैक्शन कैसे होता है, इस चीज को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इस एज में जो है ना, परिवार से, दोस्तों से, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार और लगाव होता है। ठीक है। अपनापन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब कभी कभी बिछड़ने के बाद दुख भी बहुत होता है। तो इस एज में जो होता है ना, प्यार जो होता है, लव जो होता है, वो बच्चे से, किसी से भी प्यार हो सकता है। आपने सुना भी होगा कि प्यार किसी से भी हो सकता है, माँ बाप से, दादा दादी से, किसी से भी हो सकता है। तो वो जो प्यार है ना, खोने के बाद वो जो अलगाव है, उस चीज का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है कि आपको सुख भी देता है और दुख भी देता है। ठीक है। तो इंटीमेसी और आइसोलेशन दोनों चीज के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि इस एज में इस चीज की अधिकता देखने को मिलेगी कि बच्चा जो है वो किसी से, जो 18 से 35 वाला, किसी से प्यार भी करेगा और अलगाव होने पर दुखी भी होता है। ठीक है। सातवें की अगर हम बात करें, उत्पादकता बनाम स्थिरता, इसमें केयरिंग की बात होती है। जैसे कि पहले आप क्या करोगे ना, 35 से 65 वाला आदमी क्या करता है, खूब धन इकट्ठा करना चाहता है, बहुत सारा काम करना चाहता है और स्थिर बनना चाहता है। ठीक है। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि यार देखो, स्थिर बनना है तो हमें केयर करनी पड़ेगी, दूसरों की भी, खुद की भी। ठीक है। तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि 35 से लेकर के 65 साल के जो लोग होते हैं ना, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। जब बीमारियां आती हैं ना 40, 50, 55 के बाद, तो वो अपने ऊपर केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से याद रखो, केयरिंग वाली जो अवस्था होती है, जिसमें कि स्थिरता आ जाती है। जैसे कि स्थिरता कैसे आ जाएगी, 60 साल में आप क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। 60 साल तक आप क्या करते हो, 35 साल से लेकर के काम स्टार्ट करते हो, 65 साल तक जा जाके आप रिटायर हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। ठीक है। तो आप देखोगे जेनरेटिविटी एंड स्टेगनेशन, ये आपका यहाँ पर केयरिंग को लेकर के होता है। ठीक है। आपको यहाँ पर केयरिंग देखने को मिलेगी। आप कितना भी काम करें, कितना भी काम करें, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, केयरिंग करनी है अपनी और दूसरों की भी। ठीक है। एक लास्ट होता है जिसमें संपूर्णता। अब जब आखिरी स्टेज है, देखिए पहला स्टेज क्या है, विश्वास। किसी भी चीज की शुरुआत विश्वास से शुरू होती है और खत्म कब होता है, कंप्लीट। तो दो स्टेज तो आपको ऐसे ही याद हो गया। ठीक है। अब इसमें विजडम काम आता है। आप देखो कई बार क्या होता है ना, इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में सोचता है। कंप्लीट तो जिंदगी जी चुका है। ईगो मतलब क्या होता है, ईगो होता है कि वास्तविकता का नियम, जो चीज है वो है, जो चीज वास्तविक था उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन ये क्या है ना, कि कई बार क्या होता है, हम जब कोई चीज हमारी जिंदगी कंप्लीट हो चुकी है, हम 65 साल में सोचते हैं हम यार ये काम नहीं कर पाए, अब तो चला नहीं जाता, निराशा भी होती है। तो इसको विजडम का एज कहा जाता है, लास्ट एज है। और दादा दादी बहुत विजडम होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, उस चीज को समझते हैं कि किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसी घर जाना है, नहीं जाना, ये सारी चीजें इनके अंदर होती है। तो ये विजडम होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। तो वो जो अवस्था है वो है पहचान की। ठीक है। आंसर नंबर जो हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, पहचान बनाम संभव की अवस्था है, जिसमें बालक, अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। पहचान बनाम, पहचान बनाम कौन सा है, पहचान बनाम संभव, ये इसमें बालक जो है अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पहचान किस में बनेगा भाई, कौन सी अवस्था में पहचान बनती है, ये कौन सी अवस्था में पहचान बनती है, बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पहचान किस अवस्था में बनती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत को लेकर के कि निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है। तो मनोसम उद्दीपक और प्रतिक्रिया, ये तो यार किसका, ये लर्निंग थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। ये लर्निंग थ्योरी है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। ठीक है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, लिंगी और प्रसुप्ति, ये सिगमंड फ्राइड का है, सिगमंड फ्राइड का है। उद्योग बनाम हीन भाव, हीन अवस्था। ठीक है।
उद्योग बनाम हीन अवस्था ये किस में होता है? आपने देखा है कि जो 6 से लेकर के 12 साल तक की अवस्था होती है उसमें माना जाता है इसको, ठीक है। तो मनोसामाजिक जो अवस्था होती है ये वाली होती है उद्योग और हीन भावना। क्रिया प्रसूत स्किनर का सिद्धांत है, चीज पता है आपको? आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। किस अवस्था में व्यक्ति को अपनी उपलब्धि का अतीत बार बार याद कर कर याद आती है? तो बार बार अतीत कब याद आता है दोस्त? बार बार अतीत तब याद होगा जब आप बुढ़े हो जाएंगे और आपको निराशा होगी, ठीक है। तो आप जब भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो क्या होगा? अतीत याद आएगा। संपूर्ण आप जिंदगी जी चुके हैं तभी तो आपको याद आएगा ना। और उसके बाद निराशा। तो ये आंसर नंबर 3 जो हो जाएगी ये राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 3 आपकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे चले। पहचान और भूमि जो आपका जो वो था पहचान वाला, वो किशोरावस्था में होता है। हर किशोर जो है पहचान बनाना चाहता है, ठीक है। निम्न में से एरिक्सन के सिद्धांत के नाम से कौन सा जाना जाता है? असंगत है, मतलब कि संगत नहीं है। असंगत कौन सा है? तो परंपरागत स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? परंपरागत किसका है? ये इसकी वो पियाजे का है, ठीक है। परंपरागत आपको पता है ना कि पियाजे का कौन सा था? सॉरी, परंपरागत ये पियाजे का नहीं यार, कोहल वर्ग का है। कोहल वर्ग का है। कोहल वर्ग का है, ठीक है। कोहल वर्ग का है। परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, ये सिद्धांत किसका है? कोहल वर्ग का है। तो एरिक्सन का तो है नहीं, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और बाकी जब एक गलत मिल गया तो 3 तो सही है ही। मनो, अहम, सामाजिक, समाज से कौन जुड़ा हुआ? अनन्यता की खोज की ओर, मतलब कोई खोज कर रहा है समाज के अंदर जीवन अवधि के विकास का। जीवन की अवधि 8 अवधियों के बारे में इन्होंने बताया कि उस तरीके का, किस तरीके के जीवन के एक सिंपल सिंपल अवधि में उनका विकास होता है। तो ये कुछ अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। आंसर जो होगा राइट आंसर वो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आप इस चीज को देख लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि हम देखेंगे और इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत आसान से सवाल है, अगर यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मुलाकात आप अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे दोस्त, थैंक यू। और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।